साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेज में। हम शुरू किए हैं बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु सेट प्रैक्टिस है उसको शुरू किए हैं। तो जिसमें पहला सेट प्रैक्टिस ज्ञान बिंदु का अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो आप लोग जाइए देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बनाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेट को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दे रहा है इसमें कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ज्वालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट तीसरा दे रहा है कि मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। तो ये गलत है। मनुस्मृति जो है ना, ये गुप्त काल का नहीं, शुंग काल का। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। जबकि गुप्त काल के मानक ग्रंथ की बात करें तो नारद स्मृति, नारद, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नारद स्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया। तो ये पूछ रहा है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन, ध्यान रखिएगा कि सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। और इसके बाद अगर बात करें तो पुराणों की कुल संख्या 108 है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वेदांग जो है वो 6 है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र चाणक्य की एक बहुमूल्य कृति है जिसमें तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें हम अर्थशास्त्र की तो अर्थशास्त्र में 18 प्रकार, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 18 प्रकार के तीर्थों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो ये पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो चांदी का सिक्का किस उपलक्ष्य में चलाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। और साथ में आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा कि इसी शकों के विजय के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, देवपाड़ा प्रशस्ति की रचनाकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धोई के द्वारा देवपाड़ा प्रशस्ति की रचना की गई थी। अगर बात करें धोई की तो यह सेन वंशीय शासक विजय सेन, इसको आप लोग याद रखिएगा कि विजय सेन का दरबारी कवि धोई था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छठवा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश ने नहीं किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये देखते हैं कि सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करना। तो ये इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। दूसरा कह रहा है इक्ता प्रणाली की शुरुआत, तो ये भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तीसरा है कि तुर्क ए चहलगानी की अंत, तो इसका जो अंत था वो बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बलबन के द्वारा किया गया था। और इसकी शुरुआत जो थी ना वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन, ये भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सातवां, खान का क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूफी संतों का निवास स्थान खानका कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आठवां, शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दारा सिकों को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता था। दारा सिकों की एक रचना आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसकी रचना थी मज्म उल बहरीन। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये पूछता है कि मज्म उल बहरीन किसकी रचना थी, तो ये दारा सिकों की रचना थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में यह उक्ति किस विद्वान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था कि 1857 का जो विद्रोह था वह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। जबकि डिजरायली को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह था। जबकि सर जोन्स और सीले के द्वारा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह, सीले और सर जोन्स ने इसे सिपाही विद्रोह कहा था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्नवालिस से संबंधित है? तो इसको आप लोग देखिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना जो थी ना वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद सहायक संधि पद्धति की शुरुआत, तो इसकी शुरुआत डुप्ले के द्वारा किया गया था। डुप्ले सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध, तो ये जो है ना इसको शुरुआत किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और महलवाड़ी व्यवस्था की हम लोग बात करें तो इसके स्थापना हेस्टिंग्स के काल में मैकेंजी के द्वारा किया गया था। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। और किसके काल में किया गया था? तो ये हेस्टिंग्स के काल में किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा कि ये कभी कभी पूछता है कि कौन सुमेलित है और कभी कभी पूछ देता है कि सुमेलित नहीं है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं कि एक तरफ पुस्तक दिया गया है और दूसरी तरफ लेखक दिया गया है। तो इसमें देखते हैं मेरी कहानी, जो मेरी कहानी के जो लेखक हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ये बिल्कुल सही है। भारत भारती के जो लेखक हैं ना वो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त है। उसके बाद इंडियन स्ट्रगल, तो ये सुभाष चंद्र बोस की कृति है, ये भी सही है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की कृति है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ संस्था दिया गया है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि आत्मीय सभा आत्मा राम पांडुरंग, तो ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। इसकी स्थापना जो थी ना वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ये जो आत्मा राम पांडुरंग है इनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। और डी कह रहा है इंडियन लीग, तो शिशिर कुमार घोष, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन ए, आत्मीय सभा, ये सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कभी पूछ देता है किया गया है, कभी पूछ देता है नहीं किया गया है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदि ग्रंथ में रामानंद के लेखों या रचनाओं का संकलन नहीं किया गया है। आदि ग्रंथ में कबीर, नामदेव, बाबा फरीद और एक और याद रखिएगा कि रैदास की रचनाओं का संकलन किया गया है। अगला प्रश्न है 15। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कांग्रेस के लोगों को पदों के भूखे की राजनीतिज्ञ की संज्ञा दी गई थी। जबकि अरविंद घोष की हम बात करें तो इन्होंने कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था बताया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था बताया गया था।
और बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि साल में मेढक की तरह एक बार टरटराने से कुछ नहीं होने वाला, जबकि लॉर्ड कर्जन के द्वारा कांग्रेस के बारे में कांग्रेस को अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रही है ये कहा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। यांग याप दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यांग याप दर्रा जो है ना अरुणाचल प्रदेश, इसको ध्यान रखिएगा, अरुणाचल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। नागौरी एक नस्ल है, तो नागौरी जो नस्ल है एक गाय की नस्ल है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। गाय के और एक दो नस्ल आप लोग ध्यान में रखिएगा जो पूछता है, एक है देवनी, दूसरा है निमाड़ी और तीसरा जर्सी। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। नागरहोल राष्ट्रीय बाग कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागरहोल कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोराडी नदी। नागपुर शक्ति गृह जो परियोजना है वो कोराडी नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है 21। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी जो है गंगा अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और इसका उद्गम भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महाबलेश्वर, इसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलियाई पवन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलियाई पवन बिली है। और मिस्ट्रल की हम बात करें तो ये स्पेन व फ्रांस, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पेन व फ्रांस में बहती है। हबूब की हम लोग बात करें तो ये सूडान की स्थानीय पवन है। और बुरान की बात करें तो ये रूस की है। तो ये चारों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23। नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कौन सा पशु को पालते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोडा जनजाति है जो भैंस का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। पोनांग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोनांग नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 25। लाली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो लाली वन्यजीव अभयारण्य है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26। कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। कालाहांडी जो है वो उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच काठमांडू घाटी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28। IR-20 किस फसल की एक किस्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IR-20 जो है वो चावल की एक किस्म है। चावल की अन्य किस्मों में आप लोग ध्यान रखिएगा कि पद्मा, उसके बाद से जया और माही, सुगंधा, ये सब जितनी भी है ये सब चावल की किस्में हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29। भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक के क्षेत्र में है, उर्वरक के क्षेत्र से संबंधित है। जबकि तिलहन जो है, तिलहन पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। मसाला उत्पादन जो है वो गुलाबी क्रांति है। ये चारों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, मसाला उत्पादन जो है गुलाबी क्रांति है और कच्चा तेल उत्पादन काली क्रांति है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30। अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। अगर बात करें लुजोन जल संधि की तो यह दक्षिणी चीन, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है।
फिलीपींस सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि की बात करें तो ये वेफिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। अगर बेरिंग जल संधि की बात करें तो बेरिंग जल संधि जो है वो बेरिंग सागर और चुकसी सागर को जोड़ती है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बेरिंग सागर और चुकसी ध्यान में रखिएगा कि चुकसी सागर को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31। 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1935 के अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ बताया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अगर बात करें ठाकुर प्रसाद भार्गव की तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। और बात करें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की तो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33। भारत एक क्या है? ये पूछ रहा है कि भारत क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन भारत है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो राज्य हैं वो टूट सकते हैं, लेकिन भारत से टूट के अलग नहीं हो सकते हैं। वो जब भी रहेंगे तो भारत में रहेंगे। जैसे मान लीजिए बिहार है तो बिहार को तोड़ के झारखंड बना दिया गया। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश को तोड़ के उत्तराखंड बना दिया गया। तो इसीलिए विनाशी राज्यों का विनाश हो सकता है, लेकिन जो ये देश है इसमें से ये टूट के बाहर नहीं जा सकते, दूसरे देश में सम्मिलित नहीं हो सकते। तो इसलिए भारत जो है ना वो विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संगठन है। तो ये पूरा जो भारत है वो अविनाशी संगठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से और भी एक दो ग्रहण किया गया है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, जबकि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से, और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को DPSP को लिया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अमेरिका से मूल अधिकार को लिया गया है। अगला प्रश्न है 35। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। और ये जो क्षेत्रीय परिषद है इसकी जो स्थापना या गठन किया गया था वो वर्ष 1956 में किया गया था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी जो वर्तमान में भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दूसरा है मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, तीसरा है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, चौथा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, और पांचवा जो है वो है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36। निवारक निरोध कानून की चर्चा कहाँ मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल अधिकारों में निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है। और यह जो है अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 में मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। यह संसद का अभिन्न अंग है, तो ये बिल्कुल सही है। संसद जो है ना वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है, तो ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, तो ये गलत है। राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है।
नेक्स्ट देखते हैं, दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 108 में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है और अध्यादेश जारी करता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। 1992 की बात करें तो महिला आयोग का गठन किया गया, महिला आयोग। और 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। अल्पसंख्यक आयोग को भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका भी स्थापना अल्पसंख्यक आयोग की भी स्थापना 1993 में किया गया। और केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में, सूचना आयोग का गठन 2005 में, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, अनुच्छेद 243 के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जबकि 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42, केंद्र राज्य संबंध किस सूची में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वीं सूची में केंद्र राज्य संबंध है, जबकि 8वीं सूची की बात करें तो राजभाषा इसमें है। और 6ठी अनुसूची की बात करें तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप लोग याद रखिएगा कि AMTM, इसको आप लोग कोड ध्यान में रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया। जबकि 9वीं अनुसूची की हम लोग बात करें तो इसमें भूमि सुधार से संबंधित व्यवस्था किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43, राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री जो है वो राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच सेतु का कार्य करता है। अगला प्रश्न है 44, निम्नलिखित में से किसका मिलान असत्य है। यह पूछ रहा है कि नीचे जो दिया गया है उसमें किसका मिलान जो है वो असत्य है। एक तरफ विषय दिया गया है, दूसरी तरफ सूची दिया गया है। तो इसको देखते हैं, ऑप्शन ए दिया है सीमा शुल्क संघ सूची, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है भू राजस्व संघ सूची, तो ये संघ सूची का विषय नहीं है। भू राजस्व जो है वो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये दिया है परिवार नियोजन, तो ये समवर्ती सूची है। और सिंचाई जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा, या फिर इसको प्रकलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और लोक लेखा समिति की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1921 में किया गया था। और इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। और भी जो कुछ ट्रॉफी है जो फुटबॉल से संबंधित है, उसमें डूरंड कप है, रोबर्स कप, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मर्डे कप, ये पूछा जाता है, मर्डेका कप भी फुटबॉल से संबंधित है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47। रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्केबाजी। रिंग ब्रेक जो शब्दावली है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। और भी अन्य शब्दों में देखा जाए तो पंच, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अपर कट ये भी इसी से संबंधित है। राउंड भी इसी से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है 49। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रेजरी बिल। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र जो होता है उसको ट्रेजरी बिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुले बाजार की क्रियाएं गुणात्मक उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। फर्मी इकाई है, तो ये पूछ रहा है कि फर्मी किसकी इकाई है? तो ये दूरी की जो सबसे छोटी इकाई है वो फर्मी है। अगर सबसे बड़ी इकाई पूछे तो वो पार्सेक होता है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिरते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलीलियो के नियम का उदाहरण है। गैलीलियो के नियम को ही न्यूटन के फर्स्ट लॉ कहा जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक किस तरफ कार्य करता है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीचे की ओर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उपयुक्त नियम क्या है? तो ये जो है आर्किमिडीज का यह सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। गामा किरण का नामकरण किया गया, तो इस गामा किरण का जो नामकरण है वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56। ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता को बेल से व्यक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57। सोडियम परावर्तक लैंप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का उपयोग सोडियम परावर्तक लैंप में किया जाता है। अगला प्रश्न है 58। शुष्क सेल में एनोड या धनोद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुष्क सेल में एनोड के रूप में कार्बन का प्रयोग किया जाता है, जबकि कैथोड के रूप में जस्ता का प्रयोग, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जस्ता जो है कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। परमाणु बम आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु बम जो है वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। एल्यूमिनियम क्या है? तो एल्यूमिनियम जो होता है वो अनुचुंबकीय होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ के द्रवणांक व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह कम हो जाता है। अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ का जो द्रवणांक है और हिमांक है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? एक तरफ समस्थानिक दिया गया है और दूसरी तरफ उसका उपयोग दिया गया है, तो आइए इसको देखते हैं। यूरेनियम 235 का उपयोग चट्टान की आयु ज्ञात करने में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त के थक्का का पता लगाने में किया जाता है, ये भी सही है। कोबाल्ट 60 का जो उपयोग है रक्त कैंसर के नियंत्रण में किया जाता है, ये भी सही है। आर्सेनिक 74 का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है? तो ये ल्यूकेमिया के उपचार के लिए नहीं किया जाता है, ये किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने के लिए, ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है, जबकि ल्यूकेमिया के उपचार के लिए फास्फोरस 32, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। पनीर किस प्रकार का कोलाइड है? तो पनीर जो है वो जेल होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेल। 64। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CO प्लस N2 प्लस CO2 का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तो कैलेमाइन जो है वो जिंक का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से हरा कशिश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेरस सल्फेट जो है वो हरा कशिश है। अगला प्रश्न है 67, ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक खाद्य परीक्षक ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, कीटोन का क्रियाशील समूह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, -CO जो है कीटोन का क्रियाशील समूह है। अगला प्रश्न है 69, गन मेटल का अवयवी धातु कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CuZn प्लस SN। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑफियोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है, जबकि पोमोलॉजी फूलों का अध्ययन है। फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी है, और इक्थियोलॉजी जो है वो मछलियों का अध्ययन है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, मछलियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोस इंडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसका भाग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैमार्क के सिद्धांत का भाग है। जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है वो लैमार्क के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, 2,4-D क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरपतवार नाशी 2,4-D है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, शार्क किस संघ का जीव है? तो शार्क जो है ना वो कार्डेटा संघ का जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय से लाइपेज का स्राव होता है। अग्नाशय की अगर बात करें तो यहाँ से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि ट्रिप्सिन। दूसरा होता है एमाइलेज, और तीसरा जो होता है वो लाइपेज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78, पटेला नामक हड्डी कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घुटना में। पटेला नामक जो हड्डी होती है वो घुटना में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 1982 में हुआ था। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस की तो वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 80, टिटनेस रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो टिटनेस रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, समर्पण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो समर्पण दिवस है वो 11 फरवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 82, अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलैयाराजा। इलैयाराजा जो है अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगर बात करें ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 127वें स्थान पर है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 84, 13वां नसीम अल बहर 2022 युद्धाभ्यास भारत और किन देशों के मध्य हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमान। नसीर अल बहर जो अभ्यास है वो भारत और ओमान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो ये जो COP27 की मेजबानी है यह मिस्र के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, एनी एर्नोक्स को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नोक्स को नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, वर्तमान समय में रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में अभी वर्तमान में सर्वाधिक रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किस संस्थान में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT गुवाहाटी में किया गया। अगला प्रश्न है 90, ब्लू ड्यूक को हाल ही में किस राज्य में राज्य तितली घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम में। इसको ध्यान रखिएगा कि ब्लू ड्यूक जो है वो किस राज्य की राज्य तितली है, तो यह सिक्किम की है। नेक्स्ट प्रश्न है 91, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत चौथे स्थान पर था। और बात करें 22वें राष्ट्रमंडल खेल की, तो प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया, जिसने कुल 178 पदक जीते और भारत ने कुल 61 पदक, केवल 61 पदक जीता, जिसमें 26 स्वर्ण, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 26 स्वर्ण, 32 रजत और 34 कांस्य, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में पुरुष एकल के उप विजेता कौन रहे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनियल मेडवेदेव जो रहे ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में पुरुष एकल के उप विजेता रहे। और इसके जो विजेता थे वो राफेल नडाल थे। यहाँ उप विजेता पूछ रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेगा कार्यक्रम जो है वो नागालैंड में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है 95, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस जो है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96 से लेके 100 तक मैथ्स के क्वेश्चन है। मैं सिर्फ इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5%। 97 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 222। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 25। तो यहाँ हमारा ज्ञान बिंदु का दूसरा सेट कंप्लीट हुआ। साथियों, अगर ये सेट आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।